कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद भी मतलब क्या वो कोर्ट में वापस आकर फैसले सुना सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है शायद। हाँ, लगता तो है। पर ये असल में हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128, हाँ आर्टिकल 128 इसी की बात करता है। हमने पिछले एपिसोड में अनुच्छेद 127 की बात की थी। जी, एडहॉक जजों वाला। हाँ वही, जो जजों की कमी होने पर अस्थायी जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। बिल्कुल। वो अनुच्छेद 127 तो कोरम पूरा करने की मतलब एक तात्कालिक जरूरत को देखता है, लेकिन ये जो आर्टिकल 128 है ये एक अलग और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू सामने लाता है। दिलचस्प कैसे? ऐसे कि कैसे हमारे जो अनुभवी मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड रिटायर्ड जज हैं उनकी विशेषज्ञता का लाभ न्याय व्यवस्था को मिल सकता है उनके रिटायर होने के बाद भी। अच्छा, तो आज के हमारी ये जो बातचीत है इसका फोकस यही अनुच्छेद 128 रहने वाला है। ये प्रावधान कुछ खास परिस्थितियों में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों को वापस सुप्रीम कोर्ट में काम करने की इजाजत देता है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर इसी अनुच्छेद की बारीकियों को समझने में मदद करती है। और हमारा मकसद मतलब इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि ये समझें कि अनुच्छेद 128 असल में कहता क्या है, इसे संविधान में क्यों डाला गया, और आज जब अदालतों पर इतना बोझ है मुकदमों का तब इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। अनुच्छेद 128 का मतलब मूल तत्व क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये रिटायर्ड जजों को वापस बुलाने का एक तरह का अधिकार देता है। प्रावधान में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की सहमति से, सीजेआई की सहमति से, हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सीधा सीधा कहें तो रिटायरमेंट मतलब फुल स्टॉप नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर सीजीआई को जरूरत लगे और वो हाँ कहें तो रिटायर्ड जज वापस आ सकते हैं। ये एक तरह का, जैसे आपने कहा, अनुभव का ऑन डिमांड बैंक है। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कब और क्यों किया जाता है? क्या ये कोई आम बात है या सिर्फ एक्सेप्शनल हालात के लिए? नहीं नहीं, आम प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है ये। इसका इस्तेमाल कुछ खास सिचुएशंस में ही होता है। जैसे? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, मतलब मौजूदा जजों पर काम का बोझ बहुत ही ज्यादा हो। जो कि आजकल अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल। या फिर जजों की संख्या में कोई टेम्पररी कमी आ गई हो, कोई वैकेंसी हो या कोई लंबी छुट्टी पर हो। अच्छा, और कोई खास वजह? एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जब किसी विशेष मामले के लिए खासकर कोई बड़ा संवैधानिक मसला हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला? हाँ बिल्कुल, उसके लिए खास विशेषज्ञता या बहुत गहरे अनुभव वाले जजों की जरूरत हो, और हो सकता है उस फील्ड का अनुभव रखने वाले जज उस समय सेवारत ना हो। तब किसी रिटायर्ड एक्सपर्ट जज को बुलाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। समझ गई, तो जरूरत पड़ने पर ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या मतलब सीजीआई बस फोन करके बुला लेते हैं किसी रिटायर्ड जज को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और औपचारिक है। देखिए, सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई की लिखित सहमति, रिटन कंसेंट अनिवार्य है। अच्छा, लिखित सहमति। हाँ, उन्हें यह तय करना होता है कि किस रिटायर्ड जज को बुलाने की जरूरत है और क्यों है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, सीजीआई की सहमति मिल गई, उसके बाद? जब सीजीआई अपनी सहमति दे देते हैं तब उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बारे में एक फॉर्मल ऑर्डर, एक औपचारिक आदेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति, ओके। जी, राष्ट्रपति। और इसी आदेश के जरिए उस रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठने और मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध किया जाता है। बिना इस पूरी प्रक्रिया के कोई रिटायर्ड जज वापस काम नहीं कर सकते। और जब कोई रिटायर्ड जज इस तरफ वापस आते हैं तो उनके वेतन, भत्ते, मतलब उनका स्टेटस क्या होता है? क्या वो एक रेगुलर जज की तरह ही होते हैं? हाँ, ये प्रैक्टिकल पहलू भी जरूरी है। जब कोई सेवानिवृत्त जज आर्टिकल 128 के तहत वापस आते हैं तो उन्हें वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को मिलते हैं। सेम सैलरी? हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। उन्हें जो वेतन मिलता है उसमें से उनकी पेंशन की राशि घटा दी जाती है। अच्छा, पेंशन एडजस्ट हो जाती है? जी, पेंशन एडजस्ट हो जाती है। और कार्यकाल, मतलब कितने समय के लिए वापस आते हैं? क्या वो परमानेंटली वापस आ जाते हैं? नहीं नहीं, परमानेंटली बिल्कुल नहीं। उनकी नियुक्ति हमेशा एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए होती है, फिक्स्ड टेन्योर होता है। अच्छा,
ऐसा नहीं होता कि वे अनिश्चित काल के लिए वापस आ गए। ये कार्यकाल कितना होगा ये राष्ट्रपति के आदेश में साफ तौर पर लिखा होता है। हो सकता है कुछ महीनों के लिए हो या 1-2 साल के लिए, जैसी भी जरूरत हो। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये प्रावधान संविधान में आया कैसे? मतलब क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा था? कहाँ से आया ये आइडिया? बिल्कुल सोचा था। इसका एक ठोस ऐतिहासिक संदर्भ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बकायदा बहस हुई थी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका इस पर बहुत स्पष्ट मत था। उनका मानना था कि सेवानिवृत्त जजों का जो अनुभव है वो बहुत कीमती होता है, उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में, कुछ याद है? उनका मानना था, जैसा कि चर्चाओं में दर्ज है, कि सेवानिवृत्त जजों का अनुभव अमूल्य है, इसे न्याय व्यवस्था के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन, और ये जरूरी है, लेकिन सख्त नियंत्रण के साथ। सख्त नियंत्रण के साथ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। जी हाँ। ये सख्त नियंत्रण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण थी उनके लिए। तो क्या इसी सोच ने, इसी विचार ने अनुच्छेद 128 को संविधान में जगह दिलाई? हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य कारण यही था। देखिए, संविधान निर्माता काफी दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि भविष्य में मुकदमों का बोझ बढ़ सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं, या अनुभवी जजों की कमी महसूस हो सकती है। और इन दोनों ही सूरतों में क्या होगा? न्याय मिलने में देरी होगी। तो न्याय में देरी को रोकने के लिए और न्याय की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ही ये व्यवस्था की गई। ये एक तरह से जुडिशरी को जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा अनुभवी हाथ देने का तरीका था, ताकि काम रुके नहीं। ये तो हुई इतिहास की बात और इसके पीछे की सोच। पर क्या आज भी ये अनुच्छेद उतना ही रेलेवेंट है? मतलब क्या इसका वाकई इस्तेमाल होता है, या ये बस संविधान की किताब में लिखा एक प्रावधान बनकर रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल किताबी प्रावधान नहीं है, ये आज भी उतना ही, बल्कि मैं कहूंगा शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। ज्यादा? कैसे? क्योंकि केसेस का बैकलॉग तो बढ़ता ही जा रहा है और इसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो भी रहा है। हाल के वर्षों में इसके उदाहरण देखने को मिले हैं। क्या कोई हालिया उदाहरण बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी 2023-24 में ही 3 सेवानिवृत्त जजों को, जिनमें जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यन शामिल थे, उन्हें अनुच्छेद 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए वापस बुलाया गया था। 3 रिटायर्ड जज एक ही साल में? जी हाँ। तो ये दिखाता है कि ये एक जीवित प्रावधान है, सिर्फ कागज पर नहीं है। ये तो काफी बड़ी बात है। इसका असर क्या हुआ? मतलब इन जजों के वापस आने से क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या पेंडिंग केस कम करने में मदद मिली? हाँ, असर तो काफी सकारात्मक रहा। जो जानकारी है उसके मुताबिक इन सेवानिवृत्त जजों की वापसी और उनकी योगदान से 10,000 से ज्यादा 10,000? हाँ, 10,000 से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा करने में मदद मिली। ये पेंडेंसी कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, निश्चित रूप से। 10,000 से ज्यादा मामले? ये तो बहुत बड़ी संख्या है, वाकई। बिल्कुल। और सिर्फ संख्या ही नहीं, उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसका लाभ बड़ी संवैधानिक पीठों के गठन और उनके कामकाज में भी मिला। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी? जी। कई बार जटिल संवैधानिक सवालों पर गहराई से विचार विमर्श की जरूरत होती है और इन अनुभवी जजों की उपस्थिति से उन पीठों को निश्चित तौर पर मजबूती मिली है। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। केस जल्दी निपटे, विशेषज्ञता का लाभ मिला, लेकिन क्या इस व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल या चिंताएं भी उठाई जाती हैं? मतलब क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक है इसमें? हाँ, ये भी सच है कि इस प्रावधान को लेकर कुछ सवाल और बहसें भी समय समय पर होती रहती हैं। एकदम परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है ना। सही बात है। क्या सवाल उठते हैं? कि क्या रिटायरमेंट के बाद जजों को इस तरह वापस काम पर बुलाना रिटायरमेंट की जो मूल अवधारणा है उसके साथ पूरी तरह मेल खाता है? रिटायरमेंट का मतलब तो समझा जाता है कि भाई अब काम से पूरी तरह अलग हो गए। ये पॉइंट तो है। एक और चिंता जो कभी-कभी सामने आती है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़ी है। अच्छा, वो कैसे? कुछ लोगों को यह आशंका होती है कि क्या इस तरह की रीअपॉइंटमेंट, भले ही वो टेम्परेरी हो, किसी भी तरह से जजों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है या कम से कम ऐसी धारणा बना सकती है। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट वाला एंगल? कुछ वैसा ही। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ चर्चा के बिंदु हैं जिन पर अलग अलग मत हो सकते हैं। इनका उद्देश्य व्यवस्था पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उसके हर पहलू पर विचार करना है। हाँ, ये चिंताएं भी अपनी जगह जरूरी हैं और इन पर विचार होना लाजमी है। चलिए, इस पूरे प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही अहम संवैधानिक मामले पर सुनवाई करनी है। बिल्कुल। जिसके लिए मान लेते हैं 7 जजों की एक बड़ी बेंच बनानी है।
हाँ, एक काल्पनिक उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तत्काल जरूरत है, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कुछ जज छुट्टी पर हैं या दूसरे जरूरी मामलों में व्यस्त हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त संख्या में सिटिंग जज उपलब्ध नहीं है जो इस बेंच का हिस्सा बन सके। तो ऐसे मुश्किल हालात में अनुच्छेद 128 कैसे काम आएगा? तो प्रक्रिया कुछ इस तरह चलेगी। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI स्थिति का जायजा लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि बेंच बनाने के लिए किसी अनुभवी सेवानिवृत्त जज, मान लीजिए जस्टिस वाई, जिनकी उस विषय में विशेषज्ञता भी है, उन्हें वापस बुलाना जरूरी है, तो वे इसके लिए अपनी लिखित सहमति देंगे, रिटन कंसेंट। ये पहला कदम। ठीक है, CJI की सहमति मिल गई। फिर इसके बाद CJI की सिफारिश और सहमति के आधार पर राष्ट्रपति एक औपचारिक आदेश जारी करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अच्छा। इस आदेश में जस्टिस वाई से मान लीजिए 1 साल की निश्चित अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठने और उस खास संवैधानिक मामले में काम करने का अनुरोध किया जाएगा। और फिर जस्टिस वाई उस 7 जजों की बेंच में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। राष्ट्रपति का आदेश जारी होते ही जस्टिस वाई उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा बन जाएंगे। वो मामले की सुनवाई में भाग लेंगे, वकीलों की दलीलें सुनेंगे और बाकी जजों के साथ मिलकर फैसला सुनाने की प्रक्रिया में भी पूरी तरह शामिल होंगे। तो इस तरह जजों की कमी के बावजूद वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठ काम कर सकी और मामले पर सुनवाई आगे बढ़ी। हाँ, ये उदाहरण एकदम साफ दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 128 एक सेफ्टी वोल्व की तरह काम करता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी न्याय प्रक्रिया को रोकने नहीं देता और ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा हो सके। संक्षेप में कहें तो न्याय की रफ्तार बनाए रखने में ये एक बहुत उपयोगी औजार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटना चाहें तो अनुच्छेद 128 का मुख्य उद्देश्य यही लगता है कि न्याय व्यवस्था के हित में जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त जजों का जो विशाल और अमूल्य अनुभव है, हाँ, अमूल्य अनुभव, उसका फिर से उपयोग करना, एक तरह से अनुभव को रिटायर नहीं होने देना। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये पहला बड़ा सबक है। अनुच्छेद 128 सिर्फ एक इमरजेंसी प्लान नहीं है, बल्कि ये जटिल मामलों और बढ़ते बैकलॉग से निपटने के लिए न्यायिक अनुभव का रणनीतिक उपयोग करने का एक तरीका है। यह अनुभव बहुत कीमती है और ये प्रावधान उसे इस्तेमाल करने का रास्ता खोलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू? दूसरा अहम सबक डॉक्टर अंबेडकर की उस बात से जुड़ता है, सख्त नियंत्रण। ये हमें याद दिलाता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल संतुलन और सावधानी से किया जाना चाहिए। तो दूसरा सबक ये है, अनुभव का उपयोग करने और न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के बीच एक तरह का तनाव है, जिस पर संविधान बनाते समय भी ध्यान दिया गया था और जो आज भी प्रासंगिक बहस का विषय है। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। खैर, जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहें, उनके लिए अगला पड़ाव अनुच्छेद 129 हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उसके मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जुड़ा है। उस पर भी कभी विस्तार से बात हो सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, वो ये कि सेवानिवृत्त जजों को वापस बुलाने की ये जो व्यवस्था है, ये आखिर कितनी उचित है। ये सवाल हमें इस दुविधा पर सोचने को मजबूर करता है कि हम न्यायिक अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, और साथ ही रिटायरमेंट की जो अवधारणा है और न्यायिक स्वतंत्रता के जो सिद्धांत हैं, उनका सम्मान कैसे करें। न्याय प्रणाली अपने सीमित संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करे, ये इस दिशा में सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।